मैडम आप सभापति जी समाप्त करने रहे, इस तरह मत करें साहब आप समाप्त। यस मैडम प्लीज कैरी। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आयोजित इस चर्चा में आपने मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रयासों से गत 10 वर्षों में बदलते भारत की तस्वीर पेश की और साथ ही विकसित भारत का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विपक्ष के मित्र आज विश्व पटल पर उभरते हुए इस भारत को देख नहीं पा रहे हैं। वो भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट है, मेरे विपक्ष के मित्र उसको देख नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि नजर का दोष हो तो उपाय किया जा सकता है, लेकिन दोष अगर नजरिए का हो तो उपाय करना संभव नहीं होता है। पानी का गिलास आधा भरा है या खाली है, यह व्यक्ति के नजरिए पर ही निर्भर करता है। मैं कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाषण को सुन रही थी, उसमें बहुत सारे शब्द सुने, इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज, ऑप्टिक्स, एआई, सबका जिक्र हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्या मेरे विपक्ष के साथी ये नहीं जानते हैं कि भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम के जरिए एडवांस ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का काम किया है। फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन को भी बढ़ावा देने का काम भारत की सरकार कर रही है। नेशनल प्रोग्राम ऑन एसीसी बैटरी स्टोरेज के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष मार्च में केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए $1.25 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की और अभी जो बजट 2 दिन पहले प्रस्तुत हुआ उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, यहां तक कि इंटरनेशनल सोलर मिशन का नेतृत्व भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सभापति जी, बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का प्रस्ताव किया और यहां तक कि सेमीकंडक्टर्स, जिसकी चिंता किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की, उस क्षेत्र में भी हमने आगे बढ़ के काम किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भारत की तरक्की की ओर बढ़ते हुए इन कदमों को मेरे विपक्ष के मित्र देखना ही नहीं चाहते, लेकिन देश की जनता 140 करोड़ भारतीय इस उभरते हुए भारत को देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल समानता का भी बहुत जिक्र सुना। कल एलओपी ने जिक्र किया किस तरह हलवा सेरेमनी की फोटो गायब हो गई, हलवा सेरेमनी की फोटो में एससी, एसटी, ओबीसी नजर नहीं आते हैं। बड़ी जायज चिंता है, लेकिन इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं, कब और क्यों। हलवा सेरेमनी के फोटो में एससी, एसटी, ओबीसी कब से गायब है? क्या 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद से गायब है या आजादी के पहले से लगातार एससी, एसटी, ओबीसी इस फोटो से गायब है? और क्यों गायब है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। सभापति जी, इस फोटो फ्रेम में आने के लिए एक जरूरी शर्त है और वो शर्त है कि एससी, एसटी, ओबीसी आईएएस अफसर हो और इन वंचित वर्गों के आईएएस बनने का जो रास्ता था उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना है तो वो कांग्रेस पार्टी बनी है, जिसने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। सभापति जी, आज देश की माननीय राष्ट्रपति जी आदिवासी समुदाय से हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, सीएजी के मुखिया आदिवासी समुदाय से हैं। क्या लोकतंत्र के इन सर्वोच्च पदों पर मोदी जी की सरकार आने से पहले जो तमाम सरकारें रही और 5 दशक तक तो यूपी और कांग्रेस की सरकार रही,
क्या इन सर्वोच्च पदों पर वंचित वर्गों के लोग कभी आसीन हो पाए, और अगर नहीं हो पाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यूपीए की सरकार ने मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनाने में पिछड़े, दलित, आदिवासी को कभी तवज्जो दी? आज ये जरूरी है कि 1952 से लेकर आज तक का सारा डेटा देश के सामने आए कि पिछड़े और वंचितों को भागीदारी सर्वोच्च पदों पर कब मिली और कितनी मिली। अध्यक्ष जी, बहुत दुख की बात है कि 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन 75 वर्षों के बाद हम चर्चा क्या कर रहे हैं? सवाल कौन सा उठ रहा है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, आज भी उसको भागीदारी नहीं मिल पाई, आज भी उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए और भारत जैसे देश के लिए क्या हो सकता है कि बहुसंख्यक आबादी आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। उद्योग क्षेत्र में वंचित वर्गों का उपस्थिति नहीं है, किसी बड़े उद्योग घराने का स्वामित्व वंचित वर्गों के पास नहीं है, किसी बड़े मीडिया घराने का स्वामित्व आज हमारे किसी दलित ओबीसी के पास नहीं है। सवाल अहम है, लेकिन कारण जानना जरूरी है। सभापति जी, हमें यह समझने की जरूरत है कि आजादी के बाद लगातार कई वर्षों तक हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में ही लगा रहा, रोटी कपड़ा मकान की चिंता से ही मुक्त नहीं हुआ। और जब वो इन बुनियादी जद्दोजहद में उलझा हुआ है तो वो क्या किसी उद्योग की स्थापना करेगा या किसी मीडिया घराने का मालिक बनेगा? क्या हम सब नहीं जानते कि किसी बड़े उद्योग घराने को लगाने के लिए, किसी बड़े मीडिया घराने के लिए जिस विशाल अर्थतंत्र की आवश्यकता है वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के पास नहीं है। और ये आबादी जो अपनी बुनियादी जरूरतों से जूझती रही है, अगर उसकी बुनियादी जरूरतों की चिंता किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है। और मोदी जी की सरकार की वो तमाम गरीब हितैषी योजनाएं जिनके आंकड़े आज मेरे विपक्ष के मित्रों को बड़े उबाऊ लगते हैं, वो आंकड़े आज जमीन पर क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है, उन्हें बुनियादी जरूरतों के इस जंजाल से मुक्ति मिल रही है। जब इन चिंताओं से वो मुक्त होगा तभी वो तरक्की करेगा, और उसकी तरक्की के बहुत सारे रास्ते हमने खोले हैं। अध्यक्ष जी, जब मीडिया में भागीदारी का सवाल आता है तो यहां मैं अपने साथियों से यह भी कहना चाहती हूं कि न केवल मीडिया घरानों का स्वामित्व, बल्कि मीडिया घरानों में सामाजिक विविधता गायब है। पिछड़े, दलित, आदिवासियों की भागीदारी वहां नहीं है। लेकिन यह चिंता मोदी सरकार को नहीं करनी है, यह चिंता स्वयं मीडिया हाउसेस को करनी है। उन्हें यह एहसास करने की जरूरत है कि केवल समानता के सिद्धांत पर लेख लिखने से काम नहीं हो जाता है, बल्कि अपनी खुद की भर्ती प्रक्रिया में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को स्थान देना होता है, उनको जगह देनी होती है। और यह काम मीडिया को करना है, ना कि मोदी जी की सरकार को। मोदी जी की सरकार को जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे विपक्ष के मित्र यहाँ पे सामाजिक न्याय का ढिंडोरा बार बार पीटते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, केंद्र में थी, तो जिस जातीय जनगणना की वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने वो जातीय जनगणना कराने का क्या एक भी कदम उठाया? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन दे रही थी। आज वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनके हाथ में ये ताकत थी, जब हमारे कांग्रेस के साथियों के हाथ में ये ताकत थी, तब आपने कास्ट सेंसस के बारे में क्यों नहीं सोचा? और ये सच है, हम सब इसी समाज में रहते हैं कि इस देश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी है, और उनकी सही गिनती होगी तो शायद उनके हित के लिए बड़े काम और भी हो सकेंगे। लेकिन हमें अपने दिल पे हाथ रख के जरूर पूछना चाहिए कि जब हमारे हाथों में कुछ ऐसा करने की ताकत थी, तब हमने क्या किया? मोदी जी की सरकार के तो अनेक काम गिनाए जा सकते हैं जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले काम थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में हमारे पिछड़े, वंचित समाज के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण देने का विषय हो,
क्या हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, ऐसे ऐसे तमाम काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। लेकिन विपक्ष के मित्रों से मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपने सामाजिक न्याय की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया हो तो आप अपनी बातों में उसका उल्लेख जरूर करें। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के एक साथी ने अभी थोड़ी देर पहले उठकर नौकरियों का प्रश्न उठाया। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम बैकलॉग के आंकड़े देखते हैं तो ये बैकलॉग के आंकड़े हमें पिछले कई वर्षों से लगातार देखने चाहिए। ये बैकलॉग इतना कैसे बढ़ गया? 5 दशक तक इस देश में यूपीए की सरकार थी। आपने जो हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के नौकरियों के बैकलॉग हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन हमारी सरकार ने इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए मिशन रिक्रूटमेंट चलाया। मिशन रिक्रूटमेंट जिसके तहत हमने लगातार इस बैकलॉग को कम करने की कोशिश की। और ऐसे तमाम हमारे भारत सरकार के अलग अलग विभाग है, मंत्रालय है, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, पोस्ट हो, होम अफेयर्स हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बैकलॉग को हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत निरंतर प्रयास करके पूरा करने का काम किया है। और 10 लाख सरकारी नौकरियां और पक्की नौकरी हमने अपने देश के नौजवानों को दी है, प्रतिभावान नौजवानों को दी है। सभापति जी, मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहती हूं कि सामाजिक न्याय की केवल जुबानी जुगाली करने से काम नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय को एक फर्म एक्शन की जरूरत होती है। वो फर्म एक्शन हमने तो करके दिखाया है, लेकिन जब विपक्ष के साथी इस फोरम पे खड़े होते हैं और सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं तो उनसे मैं जरूर कहना चाहती हूं कि अगर आपने कोई भी फर्म एक्शन लिया हो अपने कार्यकाल में तो आप उसका भी उल्लेख जरूर करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतना ही कहते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को मैं उनके अभिभाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो हमारे बीच में आई और हम सभी को उन्होंने संयुक्त रूप से संबोधित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। माननीय श्री किशोरी लाल जी।